हेलो 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 हेलो। लेट अस बिगिन। शुरुआत करते हैं देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वालों, मोहित, ईशान, प्रिया, टीना, सहदेव, आयुष, मयांक, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो, सो ईशान जी हेलो बेटा, आयुष जी, चलो शुरुआत करते हैं। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, प्रिया जी गुड मॉर्निंग। सभी को दिन की, आप सभी के दिन की शुरुआत आज पढ़ाई के साथ हो चुकी है। ओके, सो याचना, मालविया जी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, सो अपना लाइव सेशन करते हैं शुरू। सो प्रीवियस लेक्चर में हमेशा की तरह, जैसे कि हम लेक्चर शुरू करते, तो लेक्चर शुरू करने से पहले जो भी अभी तक हमने डिस्कशन किया है उसका एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो पहले एक बार क्विक रिकैप ले लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो किताबें आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी, ठीक है, लेकिन जब तक किताबें नहीं पहुंचती, ठीक है, तब तक जितना लेक्चर में पढ़ाया जाता है उतना भी अगर आप रिवाइज करते रहते हो तो भी चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको नोट्स के ग्रुप में ऐड किया नहीं है अभी तक, तो आप मुझे भी मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है, मैं टीम को कम्युनिकेट कर दूंगा, वो आपको नोट्स के ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। मोबाइल ऐप की नोट्स आपको तुरंत प्रभाव से मिलना शुरू हो जाएगी। अजय पोद्दार जी प्रणाम बेटा, प्रणाम। चलो शुरुआत करता है। सो अभी तक कुछ डिस्कशन अपना ऐसे हुआ था कि टैक्स यानी क्या। टैक्स इज द फीस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पीपल। टैक्स लोगों से कलेक्ट किया गया फीस है। सो गवर्नमेंट टैक्स आपसे कलेक्ट इस उद्देश्य से करती है ताकि आप सभी पे वो खर्चा कर सके। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया था। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आपसे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। जो टैक्स आप डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में दो टाइप के टैक्सेस थे, एक इनकम टैक्स और दूसरा वेल्थ टैक्स। उसमें से वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो चुका है, सिर्फ बाकी है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर का टैक्स है, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में चर्चा की थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस विच आर कलेक्टेड थ्रू इंटरमीडियरीज। ये टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, किसी के थ्रू पे करते हो, ठीक है। सो और जब ये हम पे करते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता, हमें लगता है कि हम गुड्स की या सर्विसेज की प्राइस पे कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें पिंच भी नहीं करते। और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। हिंदुस्तान में अब केवल दो ही इनडायरेक्ट टैक्सेस बाकी है, वन इज जीएसटी एंड द अदर वन इज कस्टम्स, ठीक है। सो इतनी चर्चा हुई थी। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में भी चर्चा की थी, यानी वी हैड स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनफैक्ट हमने हमारे सिलेबस का भी डिस्कशन किया था जिसमें मैंने बताया था डायरेक्ट टैक्स आप 50 नंबर के लिए पढ़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्स 50 नंबर के लिए पढ़ोगे। उसमें से डायरेक्ट टैक्स का पार्ट थोड़ा सा टफ है, जिसके डिस्कशन के साथ हमने की थी शुरुआत। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के डिस्कशन से हमने शुरुआत की थी, शायद यहां तक याद होगा। वैभव जी गुड मॉर्निंग, राघव बब्बर जी गुड मॉर्निंग, श्यामा जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। सोहम धामापुरकर जी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, सो ऑनलाइन वालों सभी लोग ध्यान दे रहे हो? ओके, साव्यशी शेखर, एसएस भाई साहब, एसएस आपका नाम थोड़ा बड़ा है इसके लिए मैं एसएस शॉर्ट में कहता हूं आपको, ठीक है। आई होप चलेगा आपको। ओके, अरे ओके, राघव बब्बर जी यू आर राहुल गांधी, ओके फाइन। चलो बेटा, मुझे पता नहीं था यूट्यूब पे आप राहुल गांधी के नाम से बहुत ही चर्चित थे। चलो, सो अब हमने सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 से शुरुआत की थी। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम, ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये एक्ट पढ़ने से पहले इसका ओरिजिनेशन जानना जरूरी था। इसलिए मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के
कुछ आर्टिकल्स बताए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे पहला आर्टिकल जिसके बारे में अपन ने चर्चा की वो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है? आप लोगों से वही टैक्सेस कलेक्ट किए जा सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए। जो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किए गए वो कलेक्ट करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल था आर्टिकल 245। वो कहता है सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि अपना देश बहुत बड़ा है, देश बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये देश को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, लोकल अथॉरिटीज अलग होती है। तो हर एक गवर्नमेंट किसी न किसी रीजन को संभालने का काम करती है, उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है और वो खर्चा मीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे होने चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करता है टैक्सेस। तो सारे टैक्सेस एक सिंगल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो बाकी लोग क्या करें? तो इसलिए आर्टिकल 245 कहता है कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करे, कुछ टैक्सेस जो है स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करे। उसके बाद हमने पूछा कौन कौन से टैक्सेस कौन कौन कलेक्ट करेगा, तो बोलता है वो बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आगे जाओ। तो हम आगे गए। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ने बताई 3 लिस्ट। लिस्ट 1 के जो टैक्सेस हैं, ठीक है, लिस्ट 1 में जो जो टैक्सेस दिए हैं वो सारे कलेक्ट करने का अधिकार किस गवर्नमेंट के पास दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लिस्ट 2 के जो टैक्सेस है वो कलेक्ट करने का अधिकार ऑनलाइन वालों, लिस्ट 2 के टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास दिया गया? ऑनलाइन वालों जागृत है या सो गए? ओके, लिस्ट 2 के टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। ठीक है, सो फटाफट मैं सवाल पूछते जाऊंगा, जवाब देते जाइएगा। ऑनलाइन वालों आपको सोना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो, सो यहां से मुझे पता चलता है कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, कौन भाग गया। ठीक है, सो सब लोगों ने सिंसियरली लेक्चर्स देखने हैं, सारे के सारे लेक्चर्स सिंसियरली देखने हैं। लेक्चर देखो, मेरे साथ आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, याद भी रहेगा, बस 100% कंसंट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, सो कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान आपका है, ठीक है, हमारा नहीं। ओके, चलो, सो अब शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट 1 जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, यूनियन लिस्ट के टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। लिस्ट 2 के टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट और लिस्ट 3 के टैक्सेस दोनों गवर्नमेंट मिलकर कलेक्ट करते हैं। जहां तक इनकम टैक्स एक्ट का सवाल है या इनकम टैक्स का सवाल है, इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किस गवर्नमेंट को दिया गया है? Who has the right to collect income tax? ऑनलाइन वालों फटाफट। यस, वेरी गुड। इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार जो दिया गया है, इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, चलो, सो किस लिस्ट में इनकम टैक्स मेंशन किया गया? किस लिस्ट में इनकम टैक्स मेंशन किया गया? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इनमें से किस लिस्ट में इनकम टैक्स मेंशन किया गया? वेरी गुड, लिस्ट 1 में। लिस्ट 1 की किस एंट्री में इनकम टैक्स मेंशन किया गया? एंट्री नंबर 82। वेरी गुड, एंट्री नंबर 82 में मेंशन किया गया, भूलने का नहीं है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इनकम कमाइए, आपको उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे करना मैंडेटरी है। ओके, चलो, सो उसके बाद हमने एंट्री नंबर 82 के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने देखा एंट्री नंबर 82 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। यानी हिंदुस्तान में एक इनकम ऐसी है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। कौन सी इनकम है वो? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं। तो फिर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कौन टैक्स कलेक्ट कर सकता है? कोई भी नहीं। यस, याद रखना, एग्रीकल्चर इनकम। ऑनलाइन वालों बताओ, जवाब दीजिए, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? नो वन। याचना इज सेइंग नो वन इज हैविंग द राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ओह, स्नेहा भी वही कह रही है, आयुष जी कह रहे हैं, आयुष एसएस, ठीक है, इन लोग कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, मयांक, मोहित, दर्शन। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, शायद आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, रिवीजन इसी के लिए होता है। ठीक है, रोज के लेक्चर में 5-10 मिनट तो मैं पूरा रिवाइज करवा के निकालूंगा आपका जो भी डिस्कशन हुआ है वो। तो मित्रों याद रखना, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। किस गवर्नमेंट के पास? स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर का टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को देके रखा है। लेकिन इस देश के
इस देश के एक भी स्टेट की सरकार ने एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिली है, सो 1947 से लेके अभी तक एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया नहीं। ठीक है, ओके। सो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव द राइट टू कलेक्ट टैक्स। इंडेक्स नंबर 82 कहता है कि मेरे पास अधिकार नहीं है। तो फिर किसके पास है? वो लिस्ट 2 में है। लिस्ट 2 में अधिकार किसको देकर रखा है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट की सरकार ने उस स्टेट के फार्मर से इनकम टैक्स लिया नहीं। ठीक है, चलो ये पूरे प्रावधान मैंने बताए थे। तो हिंदुस्तान में केवल नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है। नॉन एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के बाकी कोई भी इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के बाकी कोई भी इनकम हो, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, चलो फाइन। तो इसके ऊपर एमसीक्यूज भी अपन ने सॉल्व किए थे। इसके अलावा मैंने और भी कुछ डिस्कशन किया था। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये तो मैंने बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट क्या हमारे इनकम टैक्स जो हमसे लिया जाता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टैक्स है या नहीं, ये पहले मैंने बताया। ठीक है, सो कोई भी लॉ पढ़ते वक्त हमेशा ये याद रखना, क्या वो लॉ वैलिड है या इनवैलिड है। कोई भी लॉ तब वैलिड होगा जब उसका जिक्र हमारे भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया गया। इफ नो रेफरेंस हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन दैट लॉ इज नॉट वैलिड इन दिस कंट्री। ठीक है, कोई भी लॉ हो। तो इसलिए हमने सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की। उसके बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान में लॉ कैसे बनते हैं। तो हिंदुस्तान में लॉ बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, 3 कैटेगरीज में राइट को डिवाइड किया है। 3 ऑर्गन्स बनाए। कौन से वो 3 ऑर्गन्स थे जरा बता पाओगे? प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कशन किया था। 3 ऑर्गन्स है। कौन से वो 3 ऑर्गन्स है, फटाफट बता दीजिएगा। व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, लॉ बनाने के लिए सबसे पहला जो अधिकार लॉ बनाने का, एक्ट बनाने का, कानून बनाने का अधिकार जिस ऑर्गन को दिया है, उस ऑर्गन को हम कहते हैं, ऑनलाइन वालों बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लॉ बनाने का अधिकार जिस ऑर्गन के पास है उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन। इंप्लीमेंट करने का अधिकार जिस ऑर्गन के पास है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और इंप्लीमेंट करने के बाद अगर आप कोई गलतियां करते हो तो पनिश करने का अधिकार जिस ऑर्गन के पास दिया उसको कहते हैं जुडिशियल ऑर्गन। तो सबसे पहले हम किस ऑर्गन के डिस्कशन से, किस ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करेंगे? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन इज हेडेड बाय whom? लेजिस्लेटिव ऑर्गन का हेड कौन है? Who is the head of legislative organ? बताओ बताओ बताओ। यस, प्रेसिडेंट। वेरी गुड। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो देखो, जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया है उनको ना आंसर देने में दिक्कत आएगी। ठीक है, सो हमेशा याद रखना, एक दिन जो छुट्टी का मिलता है ना, संडे का, उस संडे के दिन आपने पूरा रिवाइज करना है। जितना भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है ना, पूरा रिवाइज करना है। ये पहला वीक था आपका, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। उन 4-5 लेक्चर में शायद ही आपने रिवीजन किया है। ठीक है, किया है? ओके, तो सब याद आना चाहिए। ऑनलाइन वालों याद आ रहा है आप लोगों को? सभी को जितना भी डिस्कशन किया है वो याद आ रहा है? ठीक है, याद रख। हाँ, सिद्धि जी को याद आ रहा है। सिद्धि, अच्छा, ओके, अच्छा 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 जी को याद आ रहा है। आयुष को याद है। ठीक है, बाकी लोग, ईशान, श्यामा, मयांक, याचना, अजय, मोहित, चलो फाइन, वेरी गुड। सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन बहुत अनिवार्य है। ठीक है, सो पहले तो रोज का 15-15 मिनट का जो मैंने आपको शेड्यूल बताया, रोज पढ़ने का, यानी लेक्चर होने के बाद, सारे लेक्चर्स होने के बाद शाम को आराम से, चाहिए तो आधे घंटे की नींद ले लेना, सो जाना। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट को 15-15 मिनट रिवाइज करो। ऐसा डेली रिवीजन तो करना ही है, इसके अलावा संडे के दिन पूरे हफ्ते भर में जितना भी हुआ है उसका रिवीजन जरूरी है। ठीक है, चलो। सो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का हेड है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के अंडर वी आर हैविंग 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो कोई भी लॉ बनने से पहले जब वो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है तो उसको हम बिल कहते हैं। तो ये बिल सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट होगा, लोकसभा में अप्रूवल मिलने के बाद राज्यसभा में प्रेजेंट होगा, राज्यसभा में प्रेजेंट होने के बाद प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करेगा, और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद ये क्या बनेगा? प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद ये क्या बनेगा? यस, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ये बनेगा एक्ट, और एक्ट बनने के बाद ही ये अपने को क्या करना है? एग्जीक्यूट। ठीक है, तो मोदी जी लॉ बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
मोदी जी लॉ बना नहीं सकते। वो क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? नमो जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। सो ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। सो मोदी जी सारे के सारे एक्ट अकेले एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए बनाई गई अलग अलग मिनिस्ट्रीज। हम किस मिनिस्ट्री से डील करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ MOF, शॉर्ट में कहते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF। वी आर गोइंग टू डील विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन कौन से बोर्ड्स आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन कौन से बोर्ड्स हैं? CBDT और CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ऐसे दो बोर्ड्स है, ठीक है। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनकम डायरेक्ट टैक्सेस एग्जीक्यूट करने का काम करता है, और CBIC इनडायरेक्ट टैक्सेस एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। अंडर CBDT देयर आर वेरियस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत बाबू लोग काम करते हैं। बाबू यानी आपके सोना बाबू वाले बाबू नहीं, बाबू का मतलब मिनिस्टर्स वाले, ठीक है। सो यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं, ओके। चलो, सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अब समझो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ने एक्ट एग्जीक्यूट किया। एक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप कुछ कॉन्ट्रावेंशन करते हो, कुछ गलतियां करते हो, तो आपको पनिश करना पड़ेगा ना। तो आपको पनिश करने की जिम्मेदारी किसको दी है? हाँ, ओके, यस, आपको पनिश करने की जिम्मेदारी जुडिशियल ऑर्गन की है। जुडिशियल ऑर्गन यानी कौन? जुडिशियल ऑर्गन यानी कोर्ट्स। कोर्ट्स में कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं? सुप्रीम कोर्ट, द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इटसेल्फ इज ए लॉ, ओके। अंडर सुप्रीम कोर्ट देयर आर वेरियस हाई कोर्ट्स, अंडर हाई कोर्ट्स देयर आर वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो कोई भी केस सबसे पहले कहां जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज हुआ तो कहां जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है। इसलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन इटसेल्फ इज ए लॉ, क्योंकि वो सभी को मानना पड़ेगा, इसको कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इनकम टैक्स समझने के लिए हमने डिस्कस किया था, फिर आपको क्या क्या समझना जरूरी है। पहले तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच वाज पास्ड बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल। उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स 1962, सॉरी, इनकम टैक्स रूल से पहले फाइनेंस एक्ट, क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था 1961 में, 1961 में, क्या उसमें बदलाव लाते गए क्या हर साल हम? यस। जो बदलाव इनकम टैक्स एक्ट में जो चेंजेस लाई जाती है, अमेंडमेंट लाई जाती है, वो किसके थ्रू लाई जाती है? एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट हर साल पास होता है, इसके बारे में ही हम प्रीवियस लेक्चर में चर्चा कर रहे थे, वहां तक 1 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले रिवाइज कर लेंगे। ये एनुअल फाइनेंस एक्ट पास कौन करता है? हु पासेस द एनुअल फाइनेंस एक्ट? यस, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है सर। ये एनुअल फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, निर्मला सीतारमण देवी जी, ठीक है। फाइनेंस बिल लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे, वहां से अप्रूवल होने के बाद राज्यसभा में, राज्यसभा से अप्रूवल होने के बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे, और उसके बाद बनता है ये फाइनेंस एक्ट, ठीक है। ये फाइनेंस एक्ट इज पास्ड बाय हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। उसके बाद एक्ट को समझने के लिए रूल्स जरूरी है। रूल्स कौन बनाता है? ऑनलाइन वालों फटाफट जवाब दो, रूल्स कौन बनाता है? अच्छा, पार्लियामेंट बनाता है, अच्छा जी कह रही है। अच्छा जी, पार्लियामेंट नहीं, बिल्कुल सही, अभी रेक्टिफाई कर दिया। ओके, मोहित, स्नेहा, आयुष, राघव, मयंक, दर्शन, ओके। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी गुड। रूल्स बनाने का काम, रूल्स बनाने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पास है। किसके पास है? तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन रूल्स बनाने का काम करता है। रूल्स में प्रोसीजर दी जाती है कि एग्जीक्यूशन लॉ इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है, एक्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। रूल्स आर आल्सो बाइंडिंग ऑन ऑल। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया सर्कुलर्स के बारे में। सर्कुलर्स कौन इश्यू करता है, बताओ जरा? हु इश्यूज सर्कुलर्स एंड दे आर बाइंडिंग ऑन हुम? सर्कुलर कौन इश्यू करता है और वो किसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं? हाँ 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 हाँ, सर्कुलर्स आर इश्यूड बाय बोर्ड, ठीक है। CBDT, CBIC ये सर्कुलर्स इशू करते हैं। ये जो सर्कुलर्स इशू करते हैं, ये किसके लिए इशू करते हैं और ये किसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं? यस, CBDT और CBIC जो सर्कुलर्स इशू करते हैं, वो उनके एम्प्लॉइज के लिए इशू करते हैं, मेंबर्स के लिए इशू करते हैं। तो दे आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ CBDT, CBIC, ऑन द एम्प्लॉइज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ CBDT, CBIC, है ना। दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन पीपल, ठीक है। जनता के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, जनता जनार्दन की को रूल्स सर्कुलर्स फॉलो करने की जरूरत, सॉरी,
सर्कुलर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वॉलंटरली अगर आप सर्कुलर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जजमेंट विच आर इशूड बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल, बट हाई कोर्ट का जजमेंट इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पीपल ऑफ दैट स्टेट। सर ये डिस्कस हुआ था। उसके बाद अपन ने ये डिस्कशन किया था इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके बारे में चर्चा हुई थी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 was made effective from which date? इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब से इफेक्टिव हुआ? 1st of April 1962, ये याद रखना है, डेट याद रखनी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर्स 23 चैप्टर्स हैं, 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, याद रखना है। 23 चैप्टर्स, 298 sections and 14 schedules. Okay, income tax rules they also were made effective from 1st of April 1962. Okay, और हर साल इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट की जाती है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू की जाती है। इसकी चर्चा हुई थी, उसके बाद हमने डेफिनेशन डिस्कस करना शुरू किया था, और सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट में जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी वो ईयर की डेफिनेशन डिस्कस की थी। ओके, याद होगा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और एनुअल फाइनेंस एक्ट, यहां तक हम पहुंच चुके थे, है ना। ओके, सो आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारी कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन कैलकुलेशन सिखाने से पहले ये रिवीजन बहुत जरूरी था, है ना। चलो अब देखो, हम जब कहते हैं कि हमें इनकम टैक्स सीखना है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखना है, तो टैक्स के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो इनकम कैलकुलेट करना सीखना होगा, ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट टैक्स, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स यू नीड टू स्टडी हाउ टू कैलकुलेट इनकम। तो इनकम टैक्स एक्ट में कई सारे सेक्शंस हैं, वो हमें ये समझाते हैं कि इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। वो सेक्शंस धीरे धीरे पढ़ने हैं, बहुत सारे सेक्शंस है, 298 सेक्शंस, यानी समझ लो बहुत सारे सेक्शन है। तो उन सेक्शंस में इनकम यानी क्या पहले हम पढ़ेंगे, इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। इनकम इनटू टैक्स रेट, इनकम को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा टैक्स, ठीक है। ओके, तो दिस इज हाउ वी नीड टू कैलकुलेट टैक्स, ठीक है। अब मित्रों सबसे पहला सवाल था, ये जो इनकम हमें कैलकुलेट करना है वो इनकम किस पीरियड का होना चाहिए, किसी न किसी ईयर का होना चाहिए। तो क्या ईयर को डिफाइन किया है, क्या ईयर क्या होना चाहिए? तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हिंदुस्तान में केवल एक ऐसा एक्ट है, कंपनीज एक्ट, जो केवल कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए मेंशन किया है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। बाकी प्रोपराइटर के लिए, पार्टनरशिप कंसर्न के लिए, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए जिनके लिए कोई एक्ट नहीं है, या पार्टनरशिप एक्ट होगा पार्टनरशिप फर्म के लिए, लेकिन उसमें फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए वो मेंशन किया नहीं। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने सबसे पहले ईयर को डिफाइन किया। उन्होंने बोला आपको इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले तो ईयर पता होना चाहिए जिस ईयर का आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। तो जिस ईयर में आपने इनकम कमाया उस ईयर को क्या कहा जाता है? द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम, प्रीवियस ईयर, उसको इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर कहा गया। वो प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आपने इनकम कमाई है, ठीक है, वो ईयर आपका शुरू होगा 1 अप्रैल को ऑफ करंट ईयर एंड खत्म होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, है ना। ओके, अब जिस ईयर में इनकम कमाओगे उसी ईयर में उसका कैलकुलेशन करोगे, या कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर में होता है? नेक्स्ट ईयर में। जिस ईयर में कैलकुलेशन होता है इनकम का, कैलकुलेशन जिस ईयर में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर। क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच यू कैलकुलेट इनकम एंड टैक्स ऑन इनकम। टू असेस मीन्स टू कैलकुलेट। असेस इस शब्द का मतलब है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन होता है, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया जाता है, ठीक है। इसलिए इनकम टैक्स में हर एक प्रीवियस ईयर का एक असेसमेंट ईयर होता है। वैसे अकाउंट्स में एक ही ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर, दैट्स इट। लेकिन इनकम टैक्स में वैसे नहीं होता। इनकम टैक्स में आपके फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर कहा जाता है और उसके बाद वाले ईयर को असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में डिफाइन करते वक्त पहला कौन सा ईयर डिफाइन किया गया? असेसमेंट ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स किस ईयर में मिलने वाला है? असेसमेंट। और असेसमेंट ईयर के पहले का साल कौन सा होगा? प्रीवियस, इसलिए उसका नाम प्रीवियस ईयर रखा गया, ठीक है। सो इनकम टैक्स में उल्टा किया है, पहले असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया है और बाद में प्रीवियस ईयर। लेकिन हम, ठीक है, जब प्रैक्टिकली डील करते हैं तो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में उसका कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। ओके फाइन। हर एक ईयर में हमें टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हर एक ईयर का हमें इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ठीक है, और इनकम कैलकुलेट करने के बाद टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन वाज कि हर एक ईयर के टैक्स रेट सेम रहते हैं, whether the tax rate of each year remains same। खुल जाओ समझे, हाँ, क्या हर एक साल के टैक्स रेट सेम रहते हैं? नहीं, हर एक साल टैक्स रेट बदलते हैं। तो गवर्नमेंट उस साल के लिए कितना टैक्स रेट है ये बताने का काम कब करता है? साल खत्म होने के बाद या साल शुरू होने से पहले? गवर्नमेंट हमें टैक्स रेट्स कब बताता है? देवी और सज्जन ऑनलाइन वालों फटाफट बताओ, गवर्नमेंट हमें टैक्स रेट्स कब बताता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर? आयुष जी, आपके क्वेरी का आंसर आज ही के लेक्चर में मिलने वाला है बेटा, चिंता मत करो, ठीक है? इसके लिए हम आयुष जी आपके क्वेरी का आंसर तुरंत नहीं देंगे। वेरी गुड, सब लोगों ने सही जवाब दिया है। मैंने जो सवाल पूछा है उसका कि हाँ, टैक्स रेट जो है ना, ईयर शुरू होने से पहले ही डिसाइड होते हैं। टैक्स रेट्स कब डिसाइड होते हैं? ईयर शुरू होने से पहले गवर्नमेंट आपको बताता है कि आने वाले साल के लिए आपके लिए टैक्स रेट क्या होगा। यस, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है? बजट। ठीक है, बजट कब होता है? When is the budget held? फरवरी के पहले तारीख को। ठीक है, उसको कौन सा बजट हम कहते हैं? फाइनेंस बजट, रेलवे बजट, कौन सा बजट? फाइनेंस बजट। फाइनेंस बजट में एक बिल प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? फाइनेंस बिल। ठीक है, क्या क्या नाम है उसका? फाइनेंस बिल। वो फाइनेंस बिल में सारे टैक्स रेट मेंशन किए जाते हैं। फाइनेंस बिल में मेंशन किया जाता है कि आने वाले साल के लिए एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है। ठीक है, अपकमिंग ईयर के लिए गवर्नमेंट का बजटेड एक्सपेंडिचर कितना है, और वो एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें उस बजट में मेंशन की जाती है। तो गवर्नमेंट जो है ना, फरवरी के महीने में, क्योंकि ईयर स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, तो फरवरी के महीने में गवर्नमेंट सारी चीजें बता के रखता है कि आने वाले साल में हम इतना इतना खर्चा करने वाले, इतना खर्चा करने के लिए हमें इतनी टैक्स की जरूरत है, तो इसलिए हम आपसे इतने इतने रेट से टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो अब जैसे अब जैसे करंट ईयर जो शुरू हो चुका है, कौन सा ईयर शुरू हो चुका है? हम किस साल में हैं? 21-22। वेरी गुड। 21-22 शुरू कब होता है? 21-22 शुरू कब होता है? 21-22। ये ईयर कब से शुरू होगा? बताओ बताओ बताओ। यस, 21-22 ये फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होगा? 1 अप्रैल 21। खत्म कब होगा? 31 मार्च 22। ठीक है, इस ईयर में हम इनकम कमाएंगे, बराबर? तो इस ईयर को, जिस ईयर में इनकम कमाते हो, उस ईयर को क्या कहा जाता है? प्रीवियस ईयर। वेरी गुड। ठीक है, सो 21-22 ये प्रीवियस ईयर का टैक्स हम किस ईयर में भरेंगे? 22-23। ठीक है, 22-23 को हम क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर। ओके, असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक चलेगा। सही है? ओके, अब इस ईयर में हमने जो इनकम कमाया है उसके ऊपर टैक्स हम नेक्स्ट ईयर में भरने वाले हैं, बात सही है। लेकिन इसके टैक्स रेट्स गवर्नमेंट ने हमें कब बताए थे? इस ईयर में जो इनकम कमाएंगे उस इनकम के ऊपर कितने रेट से टैक्स भरना है, ये गवर्नमेंट ने हमें कब बताया था? यस, फरवरी 2021 में जो बजट हुआ, फरवरी 2021 में, 2021 में जो बजट हुआ, उस बजट में 1 फरवरी 2021 को जो बजट हुआ उसी में गवर्नमेंट ने बता दिया। ठीक है, सो 2021 में जो बजट हुआ है उसमें जो बिल प्रेजेंट हुआ उसको हम कहते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल 2021, फाइनेंस बिल 2021। फाइनेंस बिल 2021 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण देवी जी ने प्रेजेंट किया। ठीक है, पास होने के बाद वो बना फाइनेंस एक्ट, उसको हम FA21 कहते हैं, फाइनेंस एक्ट 2021। ये जो फाइनेंस एक्ट 2021 है दैट इज एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर। फाइनेंस एक्ट 2021 इज एप्लीकेबल फॉर विच प्रीवियस ईयर? बोलो फटाफट फटाफट। 21-22। एंड विच असेसमेंट ईयर? 22-23। एकदम क्लियर है? ओके, देवी और सज्जनों ध्यान देके सुनना। लेकिन ये जो फाइनेंस एक्ट की प्रोविजन है, फाइनेंस एक्ट 2021 की, दोस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फॉर, अब हमारे CS के एग्जाम की बात करते हैं, हमारे एग्जामिनेशन में दिस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ जून 2022 एंड दिसंबर 2022। जो 2022 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जून और दिसंबर, उनके लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट है?
फाइनेंस एक्ट 21। ओके सर, लेकिन अगर हम 2021 में एग्जामिनेशन देने की मंशा रखते हैं तो हमारे लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट रहेगा? इसके पहले वाला। तो इसके पहले वाला फाइनेंस एक्ट कौन सा है? फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल फॉर विच प्रीवियस ईयर? 20, 21। विच असेसमेंट ईयर? 21, 22। सही है। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन इन जून 2021 एज वेल एज दिसंबर 2021। ठीक है सर, आप पढ़ाते हो कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ाएंगे? 21 फाइनेंस एक्ट 2020 या फाइनेंस एक्ट 2021? दोनों फाइनेंस एक्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो दोनों के दोनों फाइनेंस एक्ट पढ़ाएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सो देवी और सज्जनों की हम शुरुआत कर सकते हैं। यहां तक का डिस्कशन सबको याद आ गया? ओके, ये आपको नोट करना है तो यू कैन नोट डाउन। गिव द हेडिंग। आपने नोटबुक तो लाई है? ठीक है, सो गिव द हेडिंग फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल फॉर आवर एग्जाम्स। ऐसा लिख देना, फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल फॉर आवर एग्जाम्स। ठीक है, और फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल फॉर आवर एग्जाम्स, और उसके नीचे ऐसे 2 कॉलम बनाइएगा। ठीक है, और ये छाप भी दीजिएगा। स्क्रीन बड़ी करता हूं मैं आपके लिए। ऑनलाइन वालों, तब तक कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। लिख के हो गया? लिख के होने के बाद डन 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 बताना है वहां पे। आई होप ऑनलाइन वालों आप लोग नोटबुक लेके आए हो, सारे के सारे लोग। सदैव डन, मयांक डन, प्रिया, आयुष डन डना डन, बब्बर शेर डन, मालविया जी डन। शायद हमारे यहाँ 2 मालविया जी हैं, एक वैभव मालविया है और एक कोई तो मालविया देवी भी है। दर्शन जैन जी डन, अजय, सिद्धि, ईशान, याचना मालविया। यस, वैभव मालविया एंड याचना मालविया। ठीक है, both the siblings are studying with us. स्नेहा कुमारी, sir, new scheme and old scheme, slab rates both needs to be learned. चिंता मत करो देवी जी, हम आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। श्यामा, श्यामा भी डन। चलो सब लोग डन डन डना डन। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बस मेरे साथ चलते रहिएगा आप, यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो ऐसे लगेगा ही नहीं कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं, अपन कुछ अलग ही कर रहे हैं, ऐसे लगेगा। ठीक है, चलो सो कृपया ध्यान दें देवी और सज्जनों, कृपया ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें। ओके, तो प्रीवियस ईयर यानी क्या, ये हमें समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, है ना। ये ईयर 12 महीनों का होता है। देखो आपको पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये ईयर कितने महीनों का होता है? 12 महीनों का। शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है? 31 मार्च को। ओके, जनरली क्या किसी भी हालत में ये ईयर 12 महीनों से ज्यादा महीनों का हो सकता है? कैन दिस ईयर बी अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स? हाँ हाँ हाँ, 2 केसेस बताई थी। ठीक है, इट कैन नेवर बी अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, लेकिन 2 केसेस आपने वो बताई थी जिसमें प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। कौन सी ऐसी 2 केसेस बताई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स? जिस ईयर में आप बिजनेस शुरू करते हैं, जिस ईयर में बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू तो आप कभी भी कर सकते हो ना, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, 1 अप्रैल को ही शुरू करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो जिस दिन शुरू किया उस दिन से लेकर 31 मार्च तक, और जिस ईयर में आप बिजनेस बंद करते हो, ये 2 साल कैन बी ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। बाकी सारे ईयर्स में प्रीवियस ईयर 12 महीनों का ही होता है, न उससे ज्यादा न उससे कम। चलो
उसके बाद असेसमेंट ईयर यानी वो ईयर जिस ईयर में टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, असेसमेंट ईयर भी 12 मंथ्स का पीरियड होता है। ओके, और हर एक प्रीवियस ईयर का एक असेसमेंट ईयर जरूर होता है। इनकम टैक्स में एक नहीं, एक के साथ एक है। ठीक है, चलो अब सुनिएगा, हर एक प्रीवियस ईयर के टैक्स के लिए एक फाइनेंस एक्ट होता है। हर एक प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर के लिए एक फाइनेंस एक्ट बनाया जाता है, ताकि उस ईयर में गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स कलेक्ट करे आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम दो फाइनेंस एक्ट पढ़ने वाले हैं, फाइनेंस एक्ट 2020 एंड फाइनेंस एक्ट 2021, 2020 और 2021, ऐसे दो फाइनेंस एक्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब शुरुआत हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो रेट्स ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेट्स ऑफ टैक्स। लेकिन शुरुआत करने से आराम से, कोई कुछ लिखेगा नहीं, लिखने के लिए बहुत चांस देंगे, सबको चांस देंगे लिखने के लिए। देखो हम एकदम इत्मीनान से जाने वाले लोग हैं। ठीक है, देखो अब कुछ हम बातें करना चाहते हैं आपके साथ पहले, यानी आज का टॉपिक शुरू करने से पहले। देखो मित्रों, बात ऐसा है, हमारा उद्देश्य आपको टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा के सिलेबस खत्म करके भागना नहीं है। हम चाहते हैं आप टैक्स को समझो। हम चाहते हैं कि आपने टैक्स को इस प्रकार से समझना है कि भविष्य में जब भी आप इनकम कमाओगे तो आप खुद का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीख जाओ। ठीक है, आपके घर में कोई ना कोई होगा जो बिजनेस करना है, सैलरी कमा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कमाई कोई ना कोई कर रहा होगा, तो उनका भी टैक्स कैलकुलेशन जैसे ही मेरा सिलेबस पढ़ा के खत्म हो जाता है वैसे यू मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट देयर टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स का सब्जेक्ट आप इस उद्देश्य से ना पढ़ें कि आपको एग्जामिनेशन पास करनी है, मार्क्स स्कोर करने हैं। टैक्स का सब्जेक्ट आप इस उद्देश्य से पढ़ें कि आपको भी टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, अब इस दौरान इस पूरी लेक्चर्स में जितने भी अपने लेक्चर्स होंगे, 100-125 लेक्चर्स लेता हूं मैं। ठीक है, इन 100 लेक्चर्स में मैं चाहता हूं कि आपको मैं टैक्स भी पढ़ाऊं और उसके साथ टैक्स प्लानिंग भी पढ़ाओ, यानी टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है लीगली, इलीगली कुछ नहीं, लीगली हाउ यू कैन सेव योर टैक्सेस। यानी जितनी भी आपने फीस भरी है ना, वो पूरी की पूरी फीस जो है ना आपकी टैक्स प्लानिंग से रिकवर हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट आपने जितना फीस भरा है ये पूरा आपका मुफ्त में क्लास हो जाएगा। अगर आप सारे लेक्चर्स ठीक से देखते हो तो आप पहले ही साल में आपके घर वालों का बहुत ज्यादा टैक्स बचाओगे। देखिए, सो तीन सब्जेक्ट्स इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट में ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे। जैसे मॉड्यूल 1 में टैक्स प्लानिंग कैसे करना है ये सिखाऊंगा, और मॉड्यूल 2 में अकाउंट्स में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आप लोग इन्वेस्टमेंट करके कैसे पैसा कमा सकते हो ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सिर्फ हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले नहीं, उद्देश्य एकदम क्लियर। तो इसलिए आप भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिएगा, 100% ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, नॉट शामा, इट्स शामा। ओके, देवी जी को गुस्सा आ गया, शायद बुरा लग गया, मैंने उनका शामा ऐसे नाम लिया। तो ठीक है देवी जी, हम आपको शामा नहीं बुलाएंगे, हम शामा करके बुलाएंगे, हमें क्षमा कर दीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो हाँ, सब लोग ध्यान देके सुनिएगा। रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले, देखो जैसे मैंने अभी बताया था आपको टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हाउ इज टैक्स कैलकुलेटेड? टैक्स इज इक्वल टू इनकम इनटू रेट्स ऑफ टैक्स। तो वी हैव नॉट स्टार्टेड आवर डिस्कशन विथ हाउ टू कैलकुलेट इनकम। ठीक है, हमने हमारी डिस्कशन की शुरुआत इनकम के कैलकुलेशन से नहीं की, वो आगे चैप्टर्स है जिसमें हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में कि इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। उसमें हम पढ़ेंगे सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैपिटल गेन का इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अदर सोर्स का इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके 5 अलग अलग चैप्टर्स है। उसके अलावा भी इनकम के एडजस्टमेंट के लिए 3-4 अलग अलग चैप्टर्स है। वो सारे कुल मिला के 10 से 12 चैप्टर्स है जो सिर्फ इनकम के कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक ही चैप्टर है जो रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात करता है, पहला चैप्टर। तो इसलिए हम ये इससे शुरुआत करें, बाद में ये सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम करते हैं शुरुआत रेट्स ऑफ टैक्स के डिस्कशन के साथ। ओके, सो अब रेट्स ऑफ टैक्स या टैक्स रेट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये जो टैक्स रेट्स हम पढ़ रहे हैं वो किस फाइनेंस एक्ट के पढ़ रहे हैं?
ये जानना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मैं 2 फाइनेंस एक्ट पढ़ाऊंगा, फाइनेंस एक्ट 2020 एज वेल एज फाइनेंस एक्ट 2021। शुरुआत करने से ही पहले ही बता दें, 2020 के फाइनेंस एक्ट में जो जो टैक्स रेट्स है, सेम टैक्स रेट्स 2021 के फाइनेंस एक्ट में भी है। इसलिए आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं 2020 के लिए ये टैक्स रेट है, 21 के लिए तो इसके आगे याद रखना है, यानी एज फार एज टैक्स रेट्स आर कंसर्न, ठीक है, एज फार एज टैक्स रेट्स 2020 और 21 दोनों के टैक्स रेट्स सेम है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े चेंजेस कहां है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मामूली से एकदम हल्के फुल्के, ठीक है। ओके चलो, सो जो लोग फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर 20-21 होगा, असेसमेंट ईयर 21-22 होगा। जो लोग फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर 21-22 होगा, असेसमेंट ईयर 22-23। चलो हम शुरुआत करते हैं। अब टैक्स रेट्स पढ़ते वक्त इसके आगे ये जो भी यहाँ पे बॉक्सेस आ रहे हैं ना, अभी इनको गायब कर देता हूं मैं। आ जाओ, फिर से आ जाओ। ये बॉक्सेस हमने आपके लिए बनाए, ठीक है। ये बॉक्सेस हमने आपके लिए क्यों बनाए? क्योंकि हर एक टाइप ऑफ असेसी के लिए, पर्सन के लिए टैक्स रेट अलग है। इनकम टैक्स में अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी टैक्स रेट अलग है। जैसे आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस है, इंडिविजुअल क्या कर सकता है? इंडिविजुअल यानी एक इंसान, सिंगल इंसान क्या कर सकता है? एक तो प्रोप्राइटरी बिजनेस कर सकता है, नहीं तो सैलरी कमा सकता है, तो उसके लिए टैक्स रेट अलग है। नहीं तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उनके लिए टैक्स रेट्स अलग है, कंपनी है तो टैक्स रेट अलग है, लोकल अथॉरिटी है तो टैक्स रेट अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो टैक्स रेट अलग है। इन शॉर्ट अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स है, ठीक है। तो हम शुरुआत करने वाले सबसे पहले पहले कैटेगरी वाले लोगों से। अब पहले कैटेगरी में इंडिविजुअल भी है, उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF भी है, AOP, BOI और AJP, ऐसे 4-5 लोगों की मिला के मैंने पहली कैटेगरी बनाई है। लेकिन अब तो आप शब्द सुन के ही आप परेशान हो गए होंगे, सर ये क्या है HUF? चलो कुछ तो होगा। AOP क्या है सर? ये तो पहली बार सुन रहे हैं, अपने लाइफ में AOP कभी सुना नहीं है। AOP का फुल फॉर्म बता दें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। AJP आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर ये होता क्या है? हमें पता ही नहीं, बताऊंगा भी नहीं, चिंता मत करो, वो आगे डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक का जब मैं टैक्स रेट बताते जाऊंगा तो उसके वक्त हम चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम इंडिविजुअल के डिस्कशन से शुरुआत करने वाले हैं। किसके डिस्कशन से? इंडिविजुअल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल। तो यू आर गोइंग टू गिव द हेडिंग टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल करके, टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल, ऐसा हेडिंग देना, टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल करके आपके नोटबुक में हेडिंग देना, इंडिविजुअल्स के टैक्स रेट्स की डिस्कशन। शुरुआत करें, चलो। सो देवी और सज्जन शुरुआत करते हैं टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, अब मैं बोलूंगा कुछ समय तक, मैं बोलते जाऊंगा और बाद में लिखने के लिए चांस होगा। अब इंडिविजुअल यानी कौन? व्हाट डू मीन बाय इंडिविजुअल? पहले ये बताओ, इंडिविजुअल कौन होता है? हु इज एन इंडिविजुअल? क्या आप लोग इंडिविजुअल के डेफिनेशन में आते हो? यस। इंडिविजुअल यानी क्या? ऑनलाइन वाले जरा जवाब दे सकते तो अच्छा होगा। सभी लोगों ने जवाब दिया कि इंडिविजुअल यानी कौन, ये बताया तो अच्छा होगा। हु इज एन इंडिविजुअल? अयो अयो, इंडिविजुअल आपके सामने इंडिविजुअल का डेफिनेशन लेके आते हैं। खुल जा सिम, खुल गई। ऑनलाइन वालों, इंडिविजुअल, ओके फाइन। नेचुरल पर्सन, वेरी गुड। जो नेचुरल पर्सन है उसको, यानी इसका मतलब इसके 2 हाथ हैं, हाथ 2 ही होते हैं ना, पैर भी 2 होते हैं, 2 कान नहीं, कान एक ही होता है, 2 होते हैं, ओके। एक नाक, 2 आंखें, 2 कान, है ना, इसको आप इंडिविजुअल, ओके वेरी गुड। अब मैंने सिर्फ इंडिविजुअल का डेफिनेशन पूछा, हाँ, तो हम सभी लोग इंडिविजुअल के डेफिनेशन में आते हैं, बराबर, ओके। क्या इंडिविजुअल के डेफिनेशन में केवल मेल आते हैं या मेल एज वेल एज फीमेल दोनों आते हैं? मेल फीमेल, फटाफट आंसर देना। सिर्फ मेल आते हैं, सिर्फ फीमेल आते हैं, या बोथ? फटाफट जवाब देना, बहुत सारे सवाल पूछूंगा। बोथ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ऑनलाइन वालों एक्टिव रहना, ठीक है, सवाल पूछते जाऊंगा। अगर किसी ने भी सोने की कोशिश की तो स्क्रीन के अंदर घुस के पीटूंगा मैं आपको, ठीक है। सोने का नहीं है, जागते रहने का।
ओके, ईशान जी कहते हैं तीनों जेंडर आता है, वेरी गुड बेटा, मेल फीमेल, ठीक है, सो तीनों टाइप के जेंडर आते हैं, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या इंडिविजुअल के डेफिनेशन में माइनर्स आते हैं क्या? माइनर बच्चे, माइनर मेजर ऐसे होता है ना, माइनॉरिटी अप टू 18 इयर्स ऑफ एज यू आर माइनर, उसके बाद मेजर बन जाते हैं, तो क्या माइनर इंडिविजुअल के डेफिनेशन में आता है? ओके, ईशान जी कह रहे हैं नो। ओके, राघव, सब लोग, कुछ लोग नो कह रहे हैं, कुछ लोग यस नो, यस नो। ओके मित्रों, आपको बता दें इंडिविजुअल की डेफिनेशन में माइनर भी आते हैं, मेजर भी आते हैं, पहली चीज, मेल भी आते हैं, फीमेल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देकर सुनना सब लोग, और आंसर भी देना, जो जो क्वेश्चन पूछूंगा ना उसके आंसर भी देना, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या इंडिविजुअल की डेफिनेशन में पर्सन ऑफ साउंड माइंड आता है या अनसाउंड माइंड भी आता है? अनसाउंड यानी पागल, पागल लोग इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आते हैं क्या? पागल, पागल, पागल में भी दो तीन टाइप के पागल होते हैं, फुल टाइम पागल, पार्ट टाइम पागल। फुल टाइम पागल यानी वो दिन भर पागल ही रहता है, और पार्ट टाइम पागल यानी उसको पागलपन के बीच बीच में झटके आते हैं, ठीक है? सो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ोगे हम। साउंड अनसाउंड दोनों आते हैं, यस, तो याद रखना यहाँ पे साउंड अनसाउंड भी आता है। ओके, क्या लिविंग पर्सन आता है या डिसीज्ड पर्सन भी आता है? मृतक व्यक्ति इंडिविजुअल के डेफिनेशन में आता है क्या? दैट इज माय क्वेश्चन। जीवित आता है, लेकिन क्या मृतक व्यक्ति इंडिविजुअल के डेफिनेशन में आता है, जिसका देहांत हो चुका है, या सिर्फ लिविंग आता है? ओके, मृतक व्यक्ति नहीं आता, सब लोगों का सेम जवाब है, लेकिन ये इनकम टैक्स है, मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था। हाँ, हम क्या सोचते हैं और इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है? सो हम जो सोचते हैं वही इनकम टैक्स एक्ट में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखना। यहाँ पे लिविंग पर्सन भी आता है, डिसीज्ड पर्सन भी आता है, तो इंडिविजुअल इंक्लूड्स लिविंग इंडिविजुअल। सर डिसीज्ड पर्सन कैसे आएगा सर? डिसीज्ड पर्सन यानी भूत हो गया सर, वो भूत। सर भूत इंडिविजुअल के डेफिनेशन में है? राम, क्या पढ़ रहा, सुबह सुबह क्या पढ़ा रहा है ये प्रोफेसर, ठीक है? बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? सब लोग आते हैं इंडिविजुअल के डेफिनेशन में। अब एक एक सवाल पूछना, इंडिविजुअल के डेफिनेशन में कौन आता है वो मैंने पूछ लिया आपको, अब एक एक सवाल पूछना शुरू करेंगे हम। सर आपने बताया मेल आता है, फीमेल आता है, इंडिविजुअल के डेफिनेशन में सब लोग आते हैं सर। सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, सर माइनर टैक्स भरने के लिए लायबल होगा क्या? whether minor is liable to pay tax, this is the first question, ठीक है? अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ही पूछ लेता हूं, जवाब आपसे मैं पूछ लेता हूं, क्या माइनर टैक्स भरने के लिए लायबल है? whether the minor is liable to pay tax under income tax, बोलो 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 बोलो। पहला सवाल और एक पूछूंगा, पहले माइनर इनकम कमा सकता है क्या? माइनर इनकम, माइनर इनकम कमाते हैं क्या? चलो जवाब दीजिएगा। माइनर इनकम नहीं कमाते कह रहे हैं, सिर्फ आयुष पोद्दार जी कह रहे हैं सर माइनर इनकम कमा सकता है, राघव जी भी कह रहे हैं माइनर इनकम कमा सकता है, दर्शन जैन भी कह रहे हैं, मयंक, ओके, प्रिया जी कह रहे हैं बिल्कुल माइनर इनकम कमा सकते हैं। बहुत सारे माइनर है, माइनर का मतलब 18 साल से कम आयु के लोग भी इनकम कमाते हैं ना। जैसे आप वो रियलिटी शोज देखते होंगे टेलीविजन पे, है ना, डांस लिटिल मास्टर्स, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या इन लोगों को हर एक शो का पैसा मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है सर। कितना छोटा बच्चा पैसा कमा सकता है सर? कितना छोटा, कैन यू इमेजिन? सर एक महीने का बच्चा, एक दिन का बच्चा भी इनकम कमा सकता है, यानी अभी अभी पैदा हुआ है और इनकम कमाना शुरू भी कर सकता है। सर कैसे एग्जांपल दो सर? वो टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आती है, मैमी को पैक, देखी होगी आपने, वो एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है। ओके, आप लोगों को पता है तैमूर, 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 सैफ अली खान और क्या नाम उनके हीरोइन का, मैं फिल्में कम देखता हूं तो मुझे पता नहीं, उनके वाइफ का नाम क्या है? करीना कपूर जी, करीना कपूर, हाँ, इनका एक इनोवेशन तैमूर जी। तैमूर जी, इनके फोटो यानी इनके पैदा होने के बाद जो फोटोज निकाले गए थे, इनकी तस्वीरें करोड़ ऑफ रुपीज में, यानी इनकी तस्वीर सबसे पहले कौन दिखाएगा, ठीक है? इसके ऊपर ये चल रहा था। तो मित्रों देखो, इतने छोटे छोटे बच्चे पैदा होने के बाद से कमाना शुरू करते हैं, ठीक है? सो माइनर दे आल्सो अर्न इनकम, एंड दोस माइनर्स हु अर्न इनकम दे आर आल्सो लायबल टू पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स। तो पहले आपके दिमाग की गलतफहमी दूर करो कि माइनर्स आर नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसलिए इंडिविजुअल के डेफिनेशन में सबको इंक्लूड किया, माइनर को, मेजर को।
मेल को, फीमेल को, जो भी इनकम कमाता है उसको इनकम टैक्स भरना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज इनवैलिड, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। हम अभी कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट ने क्लैरिफाई किया हम माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट माइनर इनकम कमाता है तो बस उस इनकम के ऊपर हम उसको टैक्स पे करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसको इनकम टैक्स एक्ट पता थोड़ी ना होगा। कौन सा ऐसा माइनर है जो सुबह सुबह उठ के सोपान सर के लेक्चर देखेगा, इनकम टैक्स एक्ट सीखेगा और इनकम टैक्स का कैलकुलेशन सीखेगा? ऐसा कोई माइनर है सर? ठीक है। हाँ, अब ये सर हम एक ऑनलाइन वाले काम करते हैं, हम हमारे साथ हमारे घर के बच्चों को भी बिठा देते हैं सर आपकी लेक्चर अटेंड करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल बिठा दीजिएगा, मैंने कब मना किया है, ठीक है। लेकिन सरकार कहती है, ध्यान दीजिए सुनिएगा, सरकार कहती है बाबा माइनर को इनकम कमाने की अकल है, टैक्स भरने की अकल नहीं है। नहीं, क्योंकि उन्होंने सर के लेक्चर अटेंड नहीं किए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो माइनर के बिहाफ पे उसके लीगल गार्डियंस जो भी होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको रिटर्न भरना पड़ता है माइनर के बिहाफ पे, बट माइनर से टैक्स लिया जाता है, ठीक है। सर जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होते हैं, यानी पागल लोग, सर पागल लोग इनकम कमा सकते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, माइनर के बारे में तो आपने बता दिया, सर पागल लोग इनकम कमा सकते हैं क्या? हाँ, पागल 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 पागल। आयुष जी, माइनर के टैक्स रेट सेम होते हैं क्या? ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके सवाल का जवाब बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। सो क्या पागल लोग, मित्रों दुनिया की सच्चाई ये है कि इस दुनिया में पागल लोग ही सबसे ज्यादा इनकम, शाने लोगों से ज्यादा पागल लोग इनकम कमाते हैं। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि इनकम कमाने के लिए पागल होना जरूरी है, ठीक है। सो दोस पीपल हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड, उनका रिटर्न कौन भरेगा? लेकिन सर उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स भरेंगे, ठीक है, चलो फाइन। सर डिसीज्ड, आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये है सर, जो डिसीज्ड लोग हैं, डिसीज लोग, सर डिसीज लोग भी इंडिविजुअल के डेफिनेशन में आते हैं सर, उनका रिटर्न कैसे भरेंगे सर? आत्मा को ऊपर से बुलाएंगे सर हम, वो क्या क्या करते हैं ना, वो आत्मा को नीचे बुलाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चीट होता है, प्लान चीट, क्या क्या कहते हैं उसको? हाँ, उससे आत्मा को नीचे बुलाएंगे, मोदी जी, निर्मला जी, है ना, ओके, और बोलेंगे टैक्स भर और उसके बाद चले जा, ऐसे है क्या? नहीं। देखो जिस ईयर में माइनर की डेथ, सॉरी जिस ईयर में आपकी डेथ होती है किसी भी इंसान की, इनफैक्ट जिस ईयर में डेथ होती है, तो डेथ हमेशा इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के बाद नहीं होती, डेथ साल भर में कभी भी हो सकती है। तो अब बीच में समझो 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, हमने 6-7 महीने में बहुत इनकम कमा लिया, और इनकम कमाने के बाद भगवान ने अपने को बुला लिया, अपन निकल गए, ठीक है। जिस ईयर में अपनी डेथ होती है उस ईयर में अपन ने कुछ ना कुछ इनकम तो कमाया होगा, उस इनकम के ऊपर टैक्स भरना पड़ता है या नहीं? बिल्कुल भरना पड़ता है, इसलिए डिसीज को भी एसएससी बना दिया। जिस ईयर में आपकी डेथ हुई है उस ईयर में, लेकिन सर उसका रिटर्न कौन भरेगा, उसका टैक्स कौन भरेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर लायबल टू पे टैक्स ऑन, ठीक है। सो आई होप इंडिविजुअल का डेफिनेशन सबको क्लियर है। सर आत्मा कमाएगी कैसे? राघव जी आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, आत्मा कैसे कमाती है। ओके देखो इंडिविजुअल का डेफिनेशन, इट मींस अ नेचुरल पर्सन दैट इज अ ह्यूमन बीइंग, इट इंक्लूड्स मेल एज वेल एज फीमेल, माइनर एज वेल एज मेजर, इट इंक्लूड्स पर्सन ऑफ साउंड माइंड एज वेल एज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। इट इंक्लूड्स लिविंग एज वेल एज डिसीज पर्सन, ठीक है। सो जो माइनर है या अनसाउंड माइंड वाले लोग हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स इनके बिहाफ पे रिटर्न भरते हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव असेसीज भी कहते हैं, ठीक है। चलो फाइन, ओके। और एक चीज, एक इंडिविजुअल, यहां तक का डिस्कशन पहले तो क्लियर है क्या? सब समझा? इंडिविजुअल यानी क्या ये मैंने बताया, सबको समझा? ऑनलाइन वालों समझा होगा तो यस 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 करके लिख दो, समझा होगा फटाफट तो यस 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 करके। चलो चलो चलो, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो सो अब ध्यान देके सुनिएगा, सब लोग ध्यान देके सुनिएगा। अब सवाल ऐसा है, समझो मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, अब मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स है, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी पता होगी सबको, तो इसके शेयर है मेरे पास, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर होल्डर हो गया। मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर है, SBI के शेयर है, तो मैं उसका शेयर होल्डर हो गया। सिमिलरली मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, आई कैन एकेडमी, इन विच आई एम वन ऑफ द पार्टनर। उसके बाद और एक पार्टनरशिप फॉर्म है गायकर एंड एसोसिएट्स, उसमें आई एम वन ऑफ द पार्टनर, ठीक है। सो इसका अंदर मैं कंपनी का शेयर होल्डर भी हूं, मैं पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर भी हूं। इसके अलावा मेरा एक HUF है, उस HUF का मैं एक मेंबर हूं, ठीक है। उसके अलावा मेरी एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है,
ठीक है। प्रोप्राइटरी कंसर्न जो केवल स्टॉक मार्केट्स में एडवाइस देने का काम करती है, शेयर्स में एडवाइस देने का काम करती है, ठीक है, उसका मैं प्रोप्राइटर हूं। तो एक इंडिविजुअल किसी कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है, किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर भी हो सकता है, किसी एचयूएफ का मेंबर भी हो सकता है, उसका खुद का बिजनेस भी हो सकता है। तो इसका मतलब ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो माय क्वेश्चन इज, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टैक्स भरने की जिम्मेदारी मेरी होगी, या रिलायंस के टैक्स के ऊपर रिलायंस टैक्स भरेगा, रिलायंस के इनकम के ऊपर रिलायंस टैक्स भरेगा? यस। तो याद रखना, इंडिविजुअल, जब कोई इंडिविजुअल किसी एंटिटी का मेंबर बनता है तो वो एंटिटी को इनकम टैक्स में अलग माना गया। जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर शेयर होल्डर हूं तो रिलायंस की इनकम के ऊपर रिलायंस ने टैक्स भरना है, मेरी इनकम के ऊपर मैं टैक्स भरूंगा। जो भी इनकम मैं मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कमाऊंगा, द इनकम विच आई अर्न इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी, आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑन द सेम। ठीक है, जैसे आईकैन एकेडमी का आई एम द पार्टनर, तो आईकैन के इनकम के ऊपर आईकैन इज लायबल टू पे टैक्स, मैं टैक्स भरने के लिए जिम्मेदार नहीं। हाँ, लेकिन मेरी प्रोप्राइटरी कंसर्न है, जिसने इनकम कमाई उसके ऊपर आई एम लायबल, मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं इसके ऊपर मुझे जो इनकम मिलती है आई एम लायबल टू पे टैक्स। तो याद रखना, एन इंडिविजुअल कैन एक्ट एज अ मेंबर ऑफ वेरियस एंटिटीज बट ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स फॉर दोस एंटिटीज। ठीक है, उनका इनकम उन्हीं के फाइल में कैलकुलेट होगा, उसके ऊपर उनका टैक्स रेट भी अलग होता है। ठीक है, सो ये लास्ट स्टेटमेंट में कहा है, देखो, एन इंडिविजुअल कैन बी ए मेंबर ऑफ ए फर्म, एचयूएफ, एओपी, बीओआई कंपनी, इनका वो मेंबर हो सकता है, लेकिन भले ही वो इनकम मेंबर है बट उनकी इनकम के लिए वो टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, सर पूछ रहे हैं मरने के बाद रॉयल्टी इनकम मिलती है तो उसका टैक्स पे करना पड़ेगा? बिल्कुल पे करना, मरने के बाद या मरने से पहले जो भी आपने इनकम कमाई है उस सारी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, ओके। टैक्स पे करने के लिए कौन लायबल होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिसको आपने वो इनकम रिसीव करने का अधिकार दिया है, दैट पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन योर बिहाफ। ठीक है, ओके, चलो यहां तक का डिस्कशन क्लियर है। अब हम शुरुआत करेंगे टैक्स रेट के डिस्कशन के साथ। ओके, हाँ, समय अपने पास, चिंता ना करें। ठीक है, सो 1 घंटे का लेक्चर नहीं है अभी अपना, 1.5 आवर का लेक्चर है, 1.5 घंटे की लेक्चर है। सो चिंता ना करें, आराम से पढ़ने वाले। अगर यहां तक समझ में आया होगा तो मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है, इंडिविजुअल के टैक्स के डिस्कशन के साथ शुरुआत करूंगा। अब इंडिविजुअल्स के केस में कर लो शुरुआत। तैयार हो सब लोग? इंडिविजुअल का मतलब सबको समझ में आ गया। अब जब हम कहते हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल इस शब्द का अपने मतलब तो समझा। इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स डिस्कस करते वक्त इंडिविजुअल को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितनी कैटेगरीज में बांटते हैं? 3। पहला, अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ना वो एज वाइज किया गया। किसके वाइज? ठीक है, सो कैटेगरी 1, कैट 1 का मतलब कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में वो इंडिविजुअल्स आते हैं जिनकी एज 0 to 60 के बीच है। जिनकी एज कहां से कहां तक है? 0 से लेके 60 साल तक जो लोग हैं, 60 साल तक यानी लेस देन 60 मान के चलो। ठीक है, सो इन लोगों के टैक्स रेट्स अलग हैं। ठीक है, इनको हम कैटेगरी 1 कहेंगे। जिन लोगों की एज 60 इयर्स एंड अबव है, अप टू 80 इयर्स, इनको हम कैटेगरी 2 कहेंगे। और कैटेगरी 3 जिनकी एज 80 एंड अबव है, ठीक है, इनको हम कहते हैं एनसी। एनसी नॉर्मल सिटीजन्स। इनको हम कहते हैं एससी, सीनियर सिटीजन्स। ओके, इनको हम कहते हैं एसएससी, सुपर सीनियर सिटीजन। ऐसे 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी नॉर्मल सिटीजन, इनके टैक्स रेट अलग है। दूसरी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी सीनियर सिटीजन, इनके लिए टैक्स रेट अलग है। और तीसरी कैटेगरी सुपर सीनियर सिटीजन, इनकी टैक्स रेट्स अलग है। ठीक है, तो हम पहले कैटेगरी 1 के टैक्स रेट्स डिस्कस करने वाले हैं। यानी उन इंडिविजुअल्स जिनकी एज 0 से लेके 60 इयर्स तक, यानी लेस देन 60 इयर्स तक है, उनके लिए टैक्स रेट्स क्या होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये चार्ट बना दें। इंडिविजुअल जिनके लिए टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में आएंगे। ऑनलाइन वालों आप भी फटाफट चार्ट बना लो, आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं चार्ट बनाने के लिए।
वेरी गुड। बुक अच्छे से मेंटेन करना है सभी लोगों ने। आज जो भी हम आपको होमवर्क देने वाले हैं, ठीक है, होमवर्क आपने सॉल्व करना है, और होमवर्क सॉल्व होने के बाद आपने आपका होमवर्क मुझे व्हाट्सएप करना है। मैं चेक नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखूंगा। तो ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है, आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करें, और होमवर्क कंप्लीट होने के बाद आप आपके नोट्स का जितना भी आज आपने डिस्कशन लिखा है, आज जितना भी अपन ने लिखा है क्लास में, मैंने जो लिखवाया है उसका और होमवर्क के आंसर का फोटो खींचेंगे और आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। सो ये वाला नंबर जो है ना, ठीक है, ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ये मैंडेटरी है, ठीक है। नहीं तो कल मैं आपकी क्लास लूंगा, याद रखना, क्लास में ही क्लास लूंगा, ठीक है। चलो, मुझे देखना है कि आप कैसे लिख रहे हो। श्यामा जी, सर इस क्लास का रिकॉर्डेड नहीं मिले। देखो, जो लोग लाइव देख रहे हैं, लाइव के साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सुनिएगा, ध्यान देके सुनना। अब आपको सिंपल सा गणित बताता हूँ। हाँ, जो लोग बहुत मॉड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, समझो अभी उनकी 5 क्लासेस चल रही है। 5 क्लास कम से कम 7 घंटे चलेगी, 7 आवर्स की 5 लेक्चर्स हो गए। अब आप लाइव देखेंगे, बराबर, लाइव देखने के बाद आप 3 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे। लाइव क्लास 7 घंटे देखेंगे, 3 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे, कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। अब बताओ, 10 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आपके पास एनर्जी बचेगी दोबारा लेक्चर देखने के लिए? ठीक है, ऑनलाइन वालों, आपके लिए बता रहा हूं। तो याद रखना, लाइव में 100% ध्यान देके, पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर देखना, 100% ध्यान से लेक्चर देखना, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम देने वाले हैं, ठीक है, आपको मिलेंगे, सारे जो लाइव देख रहे हैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए भगवान आपको समय नहीं देगा। आई कैन आपको लेक्चर देगा, लेकिन भगवान आपको समय देने वाला नहीं है, ठीक है। सो याद रखना। और उतना ही नहीं, जो लोग एक दिन लेक्चर मिस करेंगे, एक दिन भी लेक्चर मिस किया ना, तो समझ लो आपने 7.5 आवर्स के लेक्चर्स मिस किया, ठीक है। तो ये 7.5 आवर्स के लेक्चर अगर आपको दूसरे दिन कवर करने हैं, तो दूसरे दिन के 7.5 आवर्स के भी लेक्चर देखने हैं, और पहले दिन के 7 यानी 15 घंटे आपका लेक्चर देखने में जाएगा, तो स्टडी कब करोगे? तो पूरे लेक्चर के दौरान, पूरी जब तक अपनी क्लास चलेगी, उस दौरान आप 2 मिस्टेक कभी मत करना। मिस्टेक नंबर 1, किसी भी दिन के लेक्चर्स स्किप मत करना। ये सबसे पहली गलती करोगे, और ये गलती आपको सुधारने के लिए कभी भी चांस नहीं मिलता, क्योंकि हम पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी सिंसेरिटी के साथ रोज लेक्चर लेते हैं, और रोज के लेक्चर में बहुत सारा कंटेंट पढ़ाते हैं। तो एक दिन का भी लेक्चर मिस किया तो आपकी वाट लग जाएगी। तो 2 चीजें कभी मत करना, एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहना है, और दूसरी चीज रोज रिवीजन करना है, रोज का काम रोज खत्म करना है, लगातार अगले 3-4 महीने ये करना है आपको, ठीक है। ओके, सो आई होप एवरीवन इज गोइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अगर आपको लाइफ में देखो, एग्जीक्यूटिव का जो कोर्स है ना, वो आपकी लाइफ बदल देता है, ठीक है। आपका स्केड्यूल बदल जाता है, पहली तो पूरा स्केड्यूल बदल जाता है, सिंसेरिटी आ जाती है, इतना डिसिप्लिन आता है ना आपकी लाइफ में, ठीक है, यू वोंट इमेजिन। बट द ओनली थिंग इज आपने खुद में सिंसियरली करना जरूरी है। अब ऑनलाइन वालों, हम यहां से तो भगवान ने हमें कोई इमेजिनरी आंखें नहीं दी कि आपके ऊपर नजर रख सकें, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको भी डिसिप्लिन रखने की, डिसिप्लिन में रखने की, ठीक है। सो सभी लोग अच्छे से स्केड्यूल बनाइए, रोज सुबह उठिएगा, ठीक है। जैसे स्कूल को जाते थे, सुबह उठते थे, नहा धो के स्कूल को जाते थे, नाश्ता वाश्ता करके, वैसे सुबह के लेक्चर के लिए बैठना है, ठीक है। उठना है, जल्दी टाइम पे उठना है, नाश्ता वाश्ता करना है, तुरंत लेक्चर के लिए बैठ जाना है, ठीक है। एकदम शेड्यूल से लेक्चर देखना है। ओके, फाइन। ये नहीं हो सकता ईशान जी, जिससे नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, फिर आप आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आप रिकॉर्डेड लेक्चर आराम से देखते जाइए। जिनको शेड्यूल फॉलो नहीं करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, फिर लाइव में भी आने की जरूरत नहीं, लाइव आके भी क्या करोगे, वैसे भी आपसे अगर नहीं हो सकता तो, ठीक है। सो ऐसे मत करना, अगर आप ठान लेते हो तो आपसे सब कुछ हो सकता है, नहीं ठानने वालों आपसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल, किसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं? टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल, जिनका एज 0 से लेके 60 इयर्स तक है, उनके लिए टैक्स रेट्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब लोग ध्यान देकर सुनना, आराम से चर्चा करने वाले अपन।
अब हम सब लोग किस कैटेगरी में आएंगे? कैटेगरी 1 में है ना, 0 से 60 की कैटेगरी में। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2020 में, फाइनेंस एक्ट 2020 में गवर्नमेंट ने बोल दिया इंडिविजुअल्स, आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम 2 ऑप्शंस देते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है जहां पे इंडिविजुअल्स को टैक्स रेट्स के 2 ऑप्शन दिए। यानी सरकार ने कहा आपने भाई साहब जितना भी इनकम कमाया है, इस इनकम के ऊपर टैक्स एक तो ऑप्शन 1 के मुताबिक कैलकुलेट करो, नहीं तो ऑप्शन 2 के मुताबिक। ऐसे 2 ऑप्शन हम आपको देते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है, आपने डिसाइड करना है। जब भी आप साल के अंत में इनकम टैक्स का जब रिटर्न भरेंगे ना, इनकम टैक्स का रिटर्न भरते वक्त आप डिसाइड करो आपको ऑप्शन 1 चाहिए या फिर ऑप्शन 2 चाहिए। ओके सर, दोनों ऑप्शंस में क्या फायदा क्या नुकसान, वो एक एक करके बताएंगे। पहले मैं आपको ऑप्शन 1 पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑप्शन 1 पढ़ाऊंगा, उसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा और उसके बाद ऑप्शन 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो ऑप्शन 1, सर ये क्या लिखा है, ये जो भी लिखा है इसको अभी भूल जाओ, डोंट कंसिडर दिस। बस ये देखो, ऑप्शन 1 के मुताबिक जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपको स्लैब रेट्स बताए। कौन से रेट्स दिए? स्लैब। अब उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। रेट्स, इनकम टैक्स के जो रेट्स है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैट रेट और दूसरा होता है स्लैब रेट। फ्लैट रेट का मतलब क्या, ठीक है, पूरा ध्यान देकर सुनना। फ्लैट रेट का मतलब आप कितना भी इनकम कमाओ, आपका सारा इनकम एक ही रेट से टैक्स होगा। कितना भी इनकम कमाओ, आपसे एक ही रेट से टैक्स लेंगे। यानी जैसे फ्लैट रेट का मतलब समझो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रेट डिसाइड किया 30%, तो आप 1 रुपया कमाओ आपसे भी 30% लेंगे, आप 1 लाख कमाओ तो आपसे भी 30% से टैक्स लेंगे, 10 लाख कमाओ तो भी आपसे 30% से टैक्स लेंगे, 10 करोड़ कमाओ तो भी आपसे 30% से टैक्स लेंगे, 10,000 करोड़ कमाओ तो भी आपसे 30% से ही टैक्स लेंगे। तो कितना भी इनकम कमाओ, रेट इज फिक्स्ड। उसको कौन सा रेट कहा जाता है? फ्लैट रेट। ओके, और दूसरे टाइप का रेट होता है जिसको कहते हैं स्लैब रेट। स्लैब रेट यानी क्या? जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे टैक्स रेट बढ़ते जाएगा। जैसे अगर आप 2 लाख कमाते हो तो आपके लिए टैक्स रेट से फॉर एग्जांपल 10%। 2 लाख से ज्यादा कमाए यानी 8 लाख कमाए तो पहले 2 लाख तक 10%, उसके बाद 20%। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, अगर 20 लाख कमाए तो आपके लिए टैक्स रेट, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा। तो ऐसे 2 टाइप के रेट होते हैं। ठीक है, कौन से 2 टाइप के रेट? फ्लैट रेट यानी कितना भी कमाओ रेट इज सेम। दूसरा स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे टैक्स रेट बढ़ते जाएगा। सब लोग ध्यान देके सुनना, सब लोग ध्यान देके सुनना। अब ये इनकम टैक्स एक्ट में ये आपके सिलेबस में नहीं दिया, ये एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है कौन सा रेट फॉलो होता होगा इंडिविजुअल के लिए, फ्लैट या स्लैब? बताइए, ऑनलाइन वालों आप भी जवाब दीजिए। हिंदुस्तान में कौन सा रेट फॉलो होता होगा, फ्लैट या स्लैब? ऑनलाइन वालों जीवित हो क्या? जीवित हो तो जवाब दो। ऑनलाइन वालों, आर यू एबल टू लिसन मी, लिसन टू मी? ओके फाइन, स्लैब रेट। क्यों ऐसे होगा, कोई बता पाएगा कि हिंदुस्तान में स्लैब रेट क्यों है? क्यों है, क्या कारण है? इनकम कम ज्यादा होती है। देखो अब ओके, फ्लैट रेट का मतलब, वैभव जी, वैभव मालवीय जी, फ्लैट रेट का मतलब आपकी सारी इनकम पे सेम रेट से टैक्स लगेगा। फ्लैट रेट का मतलब कितना भी इनकम कमाओ टैक्स रेट विल रिमेन सेम। स्लैब रेट का मतलब जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे टैक्स रेट बढ़ते जाएगा। हाँ, एसएस शेखर जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, ध्यान देकर सुनना। देखो अमेरिका यानी यूएस और हिंदुस्तान माना इंडिया, दोनों देश सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। यूएस की जिसको अपन डेवलप्ड कंट्री कहते हैं और इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है, इसमें फर्क क्या है? कंट्री डेवलपिंग होती है या कंट्री के लोग डेवलपिंग होते हैं?
लोग। एग्जैक्टली अब जैसे इंडिया में ना आपको हर एक टाइप के लोग मिलेंगे, बहुत ज्यादा अमीर लोग भी मिलेंगे, बहुत गरीब भी मिलेंगे, और यानी इंडिया में, हिंदुस्तान में सभी की इनकम सेम नहीं है। हिंदुस्तान में सभी की इनकम सेम नहीं है। 90% of the population of the India is 90% of the population of this country either belongs to middle class or lower middle class or poor family. 90%. Only 5 to 10% लोग ऐसे जो अमीर हैं, रिच, बराबर। अब बताओ सबसे सेम रेट से टैक्स लेंगे तो क्या होगा? जो ज्यादा इनकम कमाता है उससे आप टैक्स लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम इनकम कमाने वाले से भी 30% से टैक्स लिए तो उसको पिंच होगा क्या? जरूर होगा। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है ना महीने का 5,000 10,000 कमाते हैं, अब 10,000 कमाने वाले से भी अगर गवर्नमेंट सरकार टैक्स मांगेगी तो बेचारा कमाएगा क्या, जिएगा क्या, और आपको देगा क्या? है ना? तो इसके लिए हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है। तो जो जो डेवलप्ड इकोनॉमी, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, कौन सी कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्री, उन सब में स्लैब रेट का सिस्टम होता है, डेवलपिंग इकोनॉमी की। तो यहाँ पे सबसे हम सेम रेट से टैक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है? ओके, इसलिए हिंदुस्तान के, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनसे सेम रेट से टैक्स ले लेते हैं, सब लोग ये रेट से टैक्स भरते हैं, चलो 20% 30% जो भी है, ठीक है? बहुत ज्यादा डेवलप्ड बहुत सारी कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पे लोगों से टैक्स नहीं लेते हैं, टैक्स भरने की जरूरत नहीं, ठीक है? सभी लोगों के पास पैसा होता है, वहां पे लोगों के पास भी पैसा है और सरकार के पास भी पैसा है। यस, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलता होगा, मैं स्टेटस पे बहुत सारे कंट्रीज ऐसा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस डालते रहता हूँ, ठीक है? सो वो आपको पढ़ने के लिए डालता हूँ। बहुत बच्चों को उनके ग्रुप्स में मैसेज वगैरह सेंड करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैं जनरली किसी को ग्रुप में ज्यादा परेशान नहीं करता, अनटिल अनलेस द मैसेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नहीं तो मैं स्टेटस में डाल रखता हूँ व्हाट्सएप के, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी आप अर्जित कर सकते हैं, ठीक है? चलो, ये हो गया प्रैक्टिकल चीज। अब वापस हम आ जाते हैं हमारे टैक्स में। तो याद रखना, हिंदुस्तान में इंडिविजुअल के लिए कौन से रेट्स है मित्रों? स्लैब रेट्स, ठीक है? क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है वो सभी लोग सेम इनकम कमाते हैं नहीं है, तो सभी से ज्यादा टैक्स या सेम रेट से टैक्स लेना मुमकिन नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में, फॉर इंडिविजुअल विच रेट्स आर एप्लीकेबल, स्लैब, फ्लैट, तो स्लैब रेट्स आर एप्लीकेबल, ठीक है? चलो फाइन, यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। वैभव जी, सर मेरा नंबर सेव कर लीजिए तब शो करेगा। ओके, जिन जिन का नंबर मैंने अभी तक सेव नहीं किया है वो मुझे फिर से पिंग कीजिए, मैं आप लोगों का नंबर सेव कर दूंगा, ठीक है? चलो, सो हाँ, तो हम कह रहे हैं कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, वैभव जी कह रहे हैं नो डाउट। ओके, सो यस बेटा, ठीक है। वहां पे स्लैब रेट का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मैक्सिमम फ्लैट रेट चलता है, यानी हिंदुस्तान में जितना स्लैब रेट चलता है उतना अमेरिका में नहीं चलता, राघव बब्बर जी, ठीक है? सो अमेरिका में सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जब हिंदुस्तान के प्रावधान पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें बता दूंगा मैं आपको। चलो, हाँ, तो अब इंडिविजुअल जिनकी एज 0 से लेके 60 इयर्स के बीच में है, उनके लिए पहले ऑप्शन के मुताबिक स्लैब रेट क्या है? देखो, ध्यान देके देखना, स्क्रीन की ओर सब लोग ध्यान देना। ओके, 2,50,000 रुपीज तक के इनकम पे टैक्स रेट इज नील। कितने इनकम पे? 2,50,000 तक के इनकम पे टैक्स रेट इज नील। यानी आप जितना भी इनकम कमाते हो साल भर का इनकम अगर आपका 2,50,000 तक का है तो गवर्नमेंट कहता है आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहता है उतना तो उतना इनकम तो आपको आपका घर चलाने के लिए लगेगा, ठीक है? सो इसलिए हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस देश में जो लोग 2,50,000 तक इनकम कमाते हैं या उससे कम इनकम कमाते हैं उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। तो जिनकी सैलरी समझो 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 पर मंथ यानी 12 मंथ्स की सैलरी कितनी होगी? 1,20,000, टैक्स भरने की जरूरत नहीं। जिनकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, उनकी साल भर की इनकम कितनी होगी? 20,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, 2,40,000, उनको भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं, ठीक है? सो जिनकी साल की आय माना इनकम 2,50,000, एग्जैक्टली 2,50,000 या उससे कम है तो उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। लेकिन समझो किसी की पगार है 30,000 पर मंथ, अब बताओ 30,000 पगार है पर मंथ, तो साल भर की इनकम कितनी है? 3,60,000, तो पूरे 3,60,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं। स्लैब रेट का मतलब यहां तक की इनकम यानी 2,50,000 तक की इनकम माफ है। हाँ, तो अगर आपकी इनकम 30,000 पर मंथ है इनटू 12 मंथ्स,
यानी आपकी इनकम कितनी हो गई टोटल 3,60,000, उसमें से 2,50,000 इज टैक्स फ्री, उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2,50,000 के ऊपर इनकम चली गई आपकी, तो ऊपर कितनी इनकम है, एक्सेस इनकम कितनी है 3,60,000 माइनस 2,50,000 करो। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, सब लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, फटक से कैलकुलेटर लीजिए। 3,60,000 माइनस 2,50,000 करो, एक्स्ट्रा इनकम कितनी आएगी बताइए। ठीक है, सो कितनी इनकम आएगी एक्स्ट्रा इनकम, जल्दी से आंसर दीजिए ऑनलाइन वालों। ठीक है, यस 1,10,000 एक्स्ट्रा वाली इनकम आएगी ऊपर वाली। ठीक है, सो उसके लिए टैक्स रेट क्या है, व्हाट इज द टैक्स रेट, तो देखो आ गया। जिनकी इनकम 2,50,000 से जो एक्स्ट्रा 2.5 लाख से ऊपर जितनी इनकम है अप टू 5 लाख, आपके लिए टैक्स रेट विल बी 5%। कितने परसेंट से टैक्स भरना है 5%। तो ये 1,10,000 जो आपका एक्स्ट्रा है ना, उसके 5% टैक्स लगेगा। तो 1,10,000 के 5% टैक्स कितना लगेगा, 1,10,000 इंटू 5% करो, 5,500, 5,500 रुपया इतना टैक्स भरना पड़ेगा आपको। यानी अगर आपकी इनकम 3,60,000 है, 3,60,000 इनकम है, तो उसमें से 2,50,000 एग्जम्प्ट हो गए। 2,50,000 से ऊपर आपके 1,10,000 रुपीज जो है, उसके ऊपर 5% से आपको टैक्स भरना पड़ेगा 5,500, बस इतना ही टैक्स आएगा। समझे? ओके फाइन सर, समझ में आ गया। सो सर स्लैब कैसे वर्क करते हैं, स्लैब बिल्कुल सीढ़ियों की तरह होते हैं। जैसे घर की सीढ़ियां जब आप चढ़ते हो, बिल्डिंग की सीढ़ियां जब चढ़ते हो, स्टेयरकेस, तो पहली सीढ़ी चढ़ते हो, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, तो स्लैब में ऐसे आपको जाना है, स्लैब वाइज जाना है। डायरेक्टली अपन 5वीं सीढ़ी पे जंप करते हैं क्या, स्टेयर पे जंप करते हैं क्या, नहीं। तो वैसे ऐसे ही जाना है, तो आपकी इनकम जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही टैक्स का कैलकुलेशन होते रहेगा। ठीक है, स्लैब वाइज कैलकुलेशन कहते हैं हम इसको। ओके सर, अगर हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है, तो आपके लिए एप्लीकेबल स्लैब रेट 20% का होगा, और 10 लाख की ऊपर वाली जितनी भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट होगा 30%। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अप टू 2,50,000 टैक्स रेट इज नील। 2,50,000 टू 5 लाख के बीच जितनी इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5% से। 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जितनी इनकम है उसके ऊपर टैक्स रहेगा 20%, और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम रहेगी तो उसके ऊपर डायरेक्टली फ्लैट कितना परसेंट है, 30%। ठीक है, तो सर आप इसको याद कैसे रखें, देखो ऐसे याद रखो, पहले इनकम के स्लैब याद रखो, बाद में टैक्स रेट याद रखो। इनकम के स्लैब 0 टू 2.5, देन 2.5 टू 5, देन 5 टू 10 एंड अबव 10। सिंपल, क्या क्या है, 0 to 2.5, then 2.5 to 10, sorry 2.5 to 5, then 5 to 10 and above 10। टैक्स रेट क्या है, nil, 5%, 10%, nil, 5%, 20% and 30%। ठीक है, सिंपल, दिस इज द वे टू रिमेंबर। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन समझा देता हूं, अभी तक मैंने कैलकुलेशन नहीं बताया, अब कैलकुलेशन आपको समझा देते हैं। कृपया स्क्रीन की ओर नजर जमाए रखिए, है राम, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करने के लिए भी एक क्वेश्चन दे देंगे। पानी पी लेता हूं थोड़ा। ओके चलो, सो ध्यान देके सुनना, समझना, याद भी रखना। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मोहित दरिया, हाँ मोहित दैया। मोहित जी कहाँ से हैं आप, क्या हम जान सकते हैं मोहित जी आप कहाँ से हैं, रीजन आपका कौन से स्टेट से है। मोहित जी है उदयपुर से, वाह, मोहित फ्रॉम उदयपुर, इनका एग्जांपल लेते हैं। मोहित जी जो उदयपुर से हैं, इनका इनकम जो है, से फॉर एग्जांपल इनका इनकम है 7,80,000। सब लोग ध्यान देके सुनेंगे, कोई कुछ लिखेगा नहीं, लिखो मत, सॉल्व करने के लिए समय देंगे। और भाई साहब की एज जो है, से फॉर एग्जांपल 20 साल इनकी एज है, एग्जांपल, गुस्सा मत होना बेटा। मोहित जी फ्रॉम राजस्थान, उदयपुर राजस्थान से है। ठीक है, इनकी एज जो है 20 साल है, अज्यूम किया हमने, हमें रियल एज बतानी है मोहित दैया जी की। ठीक है, हमने 20 साल अज्यूम किया। तो अब इनका हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, और टैक्स कैलकुलेशन की प्रक्रिया में आप सभी लोग हमारी मदद करेंगे। पहले तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त सोचना कैसे, पहले तो मोहित जी कौन है, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कौन है, इंडिविजुअल, फाइन।
मोहित जी किस कैटेगरी में आते हैं? 0 to 60, कैटेगरी 1, 2 या कैटेगरी 3 में? कैटेगरी 1, 2 या 3 में, यानी कैटेगरी 1 0 to 60 इयर्स इनकी एज है, कैटेगरी 2 सीनियर सिटीजन, कैटेगरी 3 सुपर सीनियर सिटीजन। तो मोहित जी किस कैटेगरी में आएंगे? कैटेगरी 1 में, ठीक है। अब कैटेगरी 1 में जो जो लोग आते हैं उनके लिए स्लैब रेट्स क्या है? तो उनके स्लैब रेट्स ऑप्शन 1 के मुताबिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो ऑप्शन 1 के मुताबिक पहले तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही आपको सॉल्व करना है बाद में। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, नेम ऑफ द असेसी इज मिस्टर मोहित, मिस्टर मोहित जिनकी एज जो है वो भी मेंशन करनी है, 20 साल इनकी एज है। ओके, अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बनाता हूं मैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, आपने अभी कुछ लिखना नहीं है, आपने सिर्फ देखना है। देखिए, समझिए, उसके बाद आराम से सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन तो हम यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करके बताते हैं। चलो, अब पहले तो मोहित जी का इनकम जो है, इनका टोटल इनकम जो है, मोहित जी का टोटल इनकम 7,80,000 है, पूरा इनकम इनका 7,80,000 है। अब इस टोटल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। टैक्स कैलकुलेट करते वक्त स्लैब रेट्स होंगे। अब 7,80,000 पे डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, बहुत बच्चों की ये गलत फहमी होती है। 7,80,000 वो देखते हैं इसमें से किस कैटेगरी में है, ठीक है, यहाँ पे किस कैटेगरी में ढूंढते हैं, तो उनको लगता है 7,80,000 इस कैटेगरी में, 5 लाख टू 10 लाख के बीच में। 5 लाख टू 10 लाख के लिए टैक्स रेट कौन सा है? 20%। तो पूरे इनकम पे 20% से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे 7,80,000 पे अगर 20% का रेट अप्लाई करोगे तो फ्लैट रेट हो गया ना। फ्लैट रेट नहीं है, यहाँ पे कौन से रेट्स हैं? स्लैब। स्लैब यानी यहां से शुरुआत करो, यानी 7,80,000 में से सबसे पहले 2,50,000 आएंगे जो हमने असेसी के लिए रखे हैं, मोहित के लिए रखे हैं, मोहित के पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए रखे हैं, ठीक है। चलो, सो पहले 2,50,000 तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लेना, ठीक है। खुल जा सिम सिम, सिम सिम खुल जा, खुल जा। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इस फाइल में, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। कैलकुलेशन गायब हो गया। खुल जा सिम सिम फॉर्मेट, कोई बात नहीं, शायद कैलकुलेशन गायब हो गया यहाँ पे। ओके, चलो फिर से। मैंने टोटल इनकम लिखा था, है ना, टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना लिखा था? 7,80,000 लिखा था। अब ये टोटल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करते वक्त अप टू 2,50,000, 2.5 लाख तक के इनकम पे टैक्स क्या है? निल, है ना। उसके बाद 2,50,000 से लेके 5 लाख, ध्यान देके सुनिएगा, इस बीच कितनी इनकम है? कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। 5 लाख माइनस 2,50,000 करो कैलकुलेटर पे, मेरे साथ कैलकुलेशन करेंगे और शॉर्टकट्स भी मैं आपको सिखाऊंगा। 5 लाख माइनस 2,50,000, इस बीच इनकम कितनी आती है? 5 लाख माइनस 2,50,000 करके इनकम डिफरेंस बता दो। इस बीच इनकम कितनी आती है? 2,50,000 इनकम आती है, ठीक है। अब इस इनकम पे टैक्स कितने रेट से लगेगा? 5%, ठीक है। अब तो 2,50,000 टैक्स नील है, 2,50,000 से लेके 5 लाख, ये स्लैब में जितनी भी इनकम आती है उस इनकम पे 5% से टैक्स लगाना। अब ये स्लैब में इनकम आती है 2,50,000, 2,50,000 इंटू 5 और परसेंट का बटन दबाएंगे तो आपको टैक्स मिलेगा 12,500। इतना ही टैक्स मिल रहा है। ऑनलाइन वालों आप कनेक्टेड हो? अगर कनेक्टेड हो तो कृपया आंसर दो, फटाफट आंसर दो। ओके, चलो फाइन। सो 12,500 आपका टैक्स, लेकिन क्या इनकी इनकम 5 लाख तक की है? 5 लाख से ऊपर है। अब इनकी इनकम कितनी है? 7,80,000। तो नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख टू 10 लाख, लेकिन हमारी इनकम 10 लाख तक है ही नहीं, हमारी इनकम कितने तक है? 7,80,000। तो अब फिर से डिफरेंस निकालो, 7,80,000 डिफरेंस निकालो फिर से, 7,80,000 माइनस 5 लाख करो, 7,80,000 माइनस 5 लाख, इस बीच आपका इनकम कितना आ रहा है? 2,80,000, करेक्ट।
इसके ऊपर टैक्स रेट है 20%, तो 2,80,000 के 20% निकालो। लीजिए कैलकुलेटर पे, अब 2,80,000 ऑलरेडी है, इनटू 20 और परसेंट का बटन दबाना। 2,80,000 इंटू 20 और परसेंट 56,000 आ रहा है। ओके, तो ये 56,000 वाला टैक्स थर्ड स्लैब पे आ गया। पहले स्लैब पे नील है, दूसरे स्लैब का टैक्स 12,500 और तीसरे स्लैब का 56,000। तो 12,500 प्लस 56,000 करो, प्लस 12,500 करो इसमें, तो टोटल टैक्स कितना है? 68,500। ये आ गया आपका टैक्स। समझा कैसे कैलकुलेट किया? इजी है। ऑनलाइन वालों सभी को समझ में आ गया टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया? ऑनलाइन वालों कोई डाउट है तो पूछ लो, समझा होगा तो यस 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 लिख दो। आयुष, दर्शन, मयंक, मोहित, ईशान, राघव, अजय, सहदेव, वैभव, सभी को समझ में आ गया? गर्ल्स आर दे ऑनलाइन? सिद्धि जी को समझ में आ गया? मालवीय जी आपको समझ में आ गया? गोकर्णी जी आप भी हो, वेरी गुड बेटा। आप मैसेज नहीं करते तो मुझे समझ में नहीं आता ऑनलाइन कौन कौन है, तो कृपया रिप्लाई देते रहिए, नहीं तो हमें समझेगा कैसे, है ना? प्रिया जी वेरी गुड, आयुष, चलो वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, नोट डाउन। मिस्टर सलमान, मिस्टर सलमान, सब लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। मिस्टर सलमान भाई साहब की एज क्या होगी? एज 56 ईयर्स। नहीं मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे लिखा है। देखिए मिस्टर सलमान एज 56 ईयर्स, अर्न्स इनकम, मिस्टर सलमान एज 56 ईयर्स अर्न्स इनकम of rupees, earns income of rupees 9,80,000. Mr. Salman, age 56 years, earns income of rupees 9,80,000. है ना? Compute his tax liability for assessment year 21-22. Compute his tax liability for assessment year 21-22. असेसमेंट ईयर 21-22 की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है, इसके लिए फॉर्मेट हम साथ साथ बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन बाद में आप अकेले करोगे। तो देखो आपका पेपर भले ही एमसीक्यू पैटर्न है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आंसर मत कैलकुलेट करो, मैं जो फॉर्मेट दूंगा उससे कैलकुलेशन सीखो। ये फॉर्मेट सीखो, बाद में मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि फटक से विदाउट यूजिंग पेन पेंसिल ओनली ऑन कैलकुलेटर हाउ टू कैलकुलेट आंसर, ठीक है। सो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन नोटबुक में लिखते प्रॉपर लिखना है। नोटबुक आपके साथ रहेगी, आपका साथ निभाएगी, रिवीजन के वक्त नोटबुक काम की है, इसलिए अच्छे से लिखना, ठीक है। सो कृपया कोई भी जल्द आंसर देने के चक्कर में, मुझे आंसर जल्दी चाहिए ही नहीं, मुझे आंसर आराम से चाहिए, तो जल्दी आंसर किसी ने भी नहीं देना है। जो जल्दी आंसर देगा, ठीक है, उसको कैडबरी देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो जल्दी आंसर देना भी मत, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर प्रोफेसर खुद बता रहा है इत्मीनान से सॉल्व करो, तो आराम से सॉल्व करो ना, क्या जल्दी है? हमारे पीछे कोई ना थोड़ी ना कोई पड़ा है फटक से आंसर देने के लिए। देखो कैसे फॉर्मेट कैसे बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद असेसी का नाम लिखो मिस्टर सलमान, ब्रैकेट में उनकी एज लिखना, ठीक है। जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ती है। उसके बाद असेसी बता दिया आपने। अब किस ईयर का कैलकुलेशन हो रहा है? असेसमेंट ईयर 2021-22 है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर बताइए, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? यस 2020-21 ये प्रीवियस ईयर होगा। इस ईयर में 20-21 में सलमान जी ने जितनी इनकम कमाई, उसके ऊपर का टैक्स असेसमेंट ईयर 21-22 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम होनी जरूरी है। अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। ये 5 लाइन, सॉरी ये 7-8 लाइन का फॉर्मेट बनाइए। पेंसिल और स्केल आपके पास होनी जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। पेंसिल स्केल से ही लाइन मारना है,
लाइन मारना मैंडेटरी है नोटबुक पे। चलो सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट ऐसा फॉर्मेट बना दीजिए। वैभव मालविया जी, आप चिंता ना करें, आपको नोट करने के लिए समय दिया जाए, रादर आपको सॉफ्ट कॉपी का आज ही एक्सेस दिया जाएगा। तो आप लेक्चर होने के बाद होमवर्क के लिए वो टैक्स रेट्स जो भी है ना वो नोट कर लीजिए, अभी चिंता मत कीजिए, अभी आप हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा, हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में कितने इनकम के लिए कितने टैक्स रेट्स हैं। फॉर्मेट हो गया सबका? चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताइए इनकम कितनी है? टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी है? 9,80,000। टोटल इनकम पे कैलकुलेट होगा टैक्स, टोटल इनकम पे कैलकुलेट होगा टैक्स। टैक्स में भी बताइए पहला 2,50,000 तक कोई टैक्स आएगा या नील आएगा? अप टू 2,50,000 टैक्सेस नील। उसके बाद 2,50,000 से लेके 5 लाख इस बीच कितना इनकम आता है? कैलकुलेटर पे डिफरेंस लेना, 5 लाख माइनस 2,50,000, 5 लाख माइनस 2,50,000, कैलकुलेटर पे डिफरेंस लीजिए कितना आएगा? 2,50,000 इंटू 5%, लीजिए कैलकुलेटर पे 2,50,000 इंटू 5%, आंसर निकालिए, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। 2,50,000 इंटू 5% करो, 2,50,000 इंटू 50,000 पे 2,50,000 पे कितने जीरो होते हैं? यहाँ बहुत लोग जीरो ढूंढ रहे हैं, 2.5 लाख कैसे टाइप करना है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 2,50,000 इंटू 5%, 5 और परसेंट का बटन दबाना, कितना आता है? 12,500। अब सुनो 12,500 आने के बाद एम प्लस का एक बटन है वो दबाइए, एक ही बार दबाना एम प्लस, कैलकुलेटर पे ढूंढो एम प्लस का बटन कहाँ है वो दबा दो, एक ही बार दबाओ, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी बटन नहीं दबाओगे, आपके कैलकुलेटर के ऊपर पूरा मेरा कंट्रोल है, मैं जो बटन बताऊंगा वही आपने दबाने हैं, बीच में कोई गलती मत करो नहीं तो शॉर्टकट समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सो 2,50,000 इंटू 5% करके आपने एम प्लस दबाया है। ओके, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो शॉर्टकट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, फिर वो भगवान मालिक है आपका। तो 12,500 रुपया क्या गया टैक्स, ये 5 लाख तक की इनकम का आ गया। अब 5 लाख से जो इनकम ज्यादा है, 5 लाख से लेके नेक्स्ट स्लैब है 10 लाख तक, नेक्स्ट स्लैब 10 लाख तक है, लेकिन अपनी इनकम सिर्फ 9,80,000 है, तो 5 लाख से लेके 9,80,000 इस बीच इनकम कितनी है? अब कोई बटन नहीं दबाएंगे आप, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे टाइप करो 9,80,000, 9,80,000, डायरेक्टली टाइप करो 9,80,000 माइनस 5 लाख, माइनस 5 लाख इज इक्वल टू का बटन दबाओ, कितना आ रहा है? 4,80,000, ये 4,80,000 इंटू 20 और परसेंट का बटन दबाओ, 4,80,000 इंटू 20 और परसेंट का बटन दबाओ, 20% का बटन दबाना, कितना आया आंसर? 96,000। ठीक है, ये आपका आंसर आया होगा। अब इसको m प्लस दबाओ, 96,000 को m प्लस दबाना 96,000 के बाद, ठीक है, दबा दिया सबने, वेरी गुड। 4,80,000 इंटू 20% जो 96,000 आंसर है उसको आपने m प्लस दबाया, एक ही बार दबाना है। उसके बाद MRC का बटन है आपके कैलकुलेटर पे, MRC, MRC वो दबाइए, एक ही बार दबाना, कितना आंसर आया? ठीक है, सो 96,000 और 12,500 इसकी टोटल अपने आप 1,08,500 आ गई, देखो आ गया आंसर आपका। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टकट। ठीक है, सो अब आज के लेक्चर के लिए हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा, बचा हुआ डिस्कशन हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ठीक है, मिस्टर विवेक जिनकी एज
55 ईयर्स है, जिनकी इनकम 25 लाख है, उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आना है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। ठीक है, इसी फॉर्मेट में कैलकुलेट करके आएंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने ऊपर दे दिया आपको। विवेक, जिनकी एज 55 ईयर्स है, जिनकी इनकम 25 लाख रुपया है, इनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आनी है सभी ने। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है, आपको नोट्स का एक्सेस दिया जाएगा, जिनको नहीं मिला है कृपया मैसेज कीजिएगा। नोट्स का एक्सेस आपको आज ही मिल जाएगा। हैव ए नाइस डे। तुरंत आपका नेक्स्ट लेक्चर है।